बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व अज़मत आले मोहम्मद पर। हमने जो अपना पाकिस्तान अफेयर्स की डिस्कशन के लेक्चर स्टार्ट किए हैं, उनमें आज का जो हमारी सीरीज़ जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर क्या है, अभी तक पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कितने आए, कितनी बार पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमलगेट किया गया, कितनी बार पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया, अभी जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है उसका प्रोसेस क्या है, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज तक कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो दो तरीकों से हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी स्टेट का सुप्रीम लॉ होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। वो ऐसे बेसिक प्रिंसिपल का एक सेट होता है विच गाइड द गवर्नमेंट, विच गाइड द कंट्री एंड विच गाइड द स्टेट। सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो कि स्टेट को गाइड करते हैं, गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, और जो डिफरेंट यहाँ पे उसके सब ग्रुप्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं, उनकी ड्यूटीज प्रिस्क्राइब करते हैं और नेचर ऑफ स्टेट को डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहली चीजें देखें कि हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट होता है। कोई भी स्टेट जो है जब वो महारज़े वजूद में आती है, जब किसी स्टेट की इंसेप्शन होती है, तो उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है उस स्टेट का, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस सबसे अहम प्रोसेस होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही उस मुल्क की सारी पॉलिसीज को डिफाइन करती हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन या कैसे इस मुल्क के रूल्स को, कैसे इस मुल्क की गवर्नमेंट को गवर्न किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होती हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को महारज़े वजूद में आया। अब होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान बनने के बाद ही फौरन कॉन्स्टिट्यूशन का अमल शुरू कर दिया जाता, लेकिन बड़े मसाइल्स के बाद, पावर्स की वार के बाद, पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में दिया गया। इतनी कॉन्स्टिट्यूशन में ताख़ीर क्यों हुई ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो हमने देख लिया कि वो सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट होता है, और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल विच गाइड डेट हाउ द गवर्नमेंट शुड गवर्न द कंट्री, और यहाँ पे रूल्स डिस्क्राइब किए जाते हैं, सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल होता है। इसके बाद हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ये होती है कि आया कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या अनरिटन है। अब यहाँ पे देखें, अगर डिक्शनरी वर्ड हम फाइंड करें रिटन का, तो इससे हमें यही मतलब पता चलता है कि ऐसी चीज जिसको रिटन लिखा हो, जो कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मौजूद हो, जिसको राइटिंग की गई हो। और अनरिटन से मुराद ये है कि जिसकी राइटिंग ना किया गया हो, जिसके लिखा हुआ ना हो, या फिर जिसको हमने टाइप ना किया हो, वो अनरिटन होता है। लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ दिस इज नॉट सफिशिएंट टू डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन वेदर इट इज रिटन और अनरिटन। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये रिटन है या अनरिटन है। अब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और अनरिटन, उसमें जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वो हम बताएंगे आपको। तो सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू माय प्रोफेशन, जो मैंने सर्च की है, जो मैंने स्टडी किया है, उसके मुताबिक सबसे पहली चीज जो होती है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है डेट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जो वो के पार्लियामेंट से पास होता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसको पास करती है, उसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो असेंबली से पास हुआ नहीं होता, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब देखें, अब कंपेयर करें इसको पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अब आप मुझे बताएं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये हम डिस्कस करेंगे,
उसमें जो जो प्रोसेस हुए, जैसा कि हम बता सकते हैं आपको कि सबसे पहले 1947 में जो पाकिस्तान का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 1935 का जो एक्ट था उसी को अडॉप्ट किया गया विद लिटिल अमेंडमेंट्स के साथ। फिर इसी के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया 12 मार्च 1949 को। उसके बाद एक जो मौलवी तमीजुद्दीन थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सेकंड प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई। उस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने 2 रिपोर्ट्स दी। वो रिपोर्ट्स क्या थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक बोगरा फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था। वो फार्मूला क्या था? तो ये सारी जो चीज़ें थी, जो बेसिक प्रिंसिपल की रिपोर्ट्स थी, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, और उसके बाद जो हमारे पास थी बोगरा फार्मूला था, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक प्रोसेस था। ये हम देखेंगे, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पार्लियामेंट से पास कैसे हुई और कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी, ये भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस सारी चीज़ के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ये तो पहली डिफरेंस था रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पास्ड बाय द पार्लियामेंट होता है, और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पार्लियामेंट से पास हुआ नहीं होता। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें ये डिफाइन की जाती है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अनकोडिफाइड होता है। अब कोडिफाइड से क्या मुराद है? अब देखिए, पाकिस्तान में एक हमारे आइन का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसे 58(2)B कहा जाता है। कई दफ़ा उसे जो अमेंडमेंट के ज़रिए पाकिस्तान के आइन में शामिल किया गया, और कई दफ़ा अमेंडमेंट के ज़रिए उसे वापस निकाला गया। अब यहाँ पे देखें, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं 58(2)B, या फिर हम पीपीसी का कोड यूज़ करते हैं 420, तो ये जो हम कोड यूज़ करते हैं 58(2)B हो गया, आर्टिकल 27 हो गया, आर्टिकल 37 हो गया, तो ये जो कोड डिफाइन करते हैं, इट्स मीन्स डैट कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड होते हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं? जो कि कोडिफाइड नहीं होते। अब देखें यहाँ पे, जैसे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इट डजेंट मीन कि उनके पास लिखी हुई कोई चीज़ नहीं है, वो जुबानी कलामी अपने मुल्क को, सारी गवर्नमेंट को संभालते हैं। इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब है उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, और उसके बाद जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड नहीं है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस थे रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। आया कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर अनरिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भी 2 टाइप्स हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की। अब रिजिड और जो फ्लेक्सिबल, जो अनरिजिड नॉट फ्लेक्सिबल कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 टाइप्स हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की। अब ये जो टाइप्स हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो टाइप्स हैं ये डिपेंड करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के प्रोसेस के ऊपर। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट का प्रोसेस लेंथी होता है, डिफिकल्ट होता है, टाइम रिक्वायर्ड करता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं होता अमेंडमेंट का, जिसका प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता अमेंडमेंट का, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के हम देख सकते हैं कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए विच वाज प्रोमलगेटेड इन 1787, उसको मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्टेड हुआ, 1787 में, और अभी 2022 तक, अभी तक जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अभी तक टोटल 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं 200-250 साल के अरसे में। और उसके बाद जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है वो मुश्किल नहीं होता।
आसानी के साथ कोई भी बिल जो है वो पास किया जा सकता है। और जो मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे एक और चीज हम क्लियर कर लें कि जो सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट और इस स्टेट इसके अलावा जो लॉज होते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट लॉ कहा जाता है। और हमेशा जो सबऑर्डिनेट लॉज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज की रोशनी में बनाए जाते हैं। कोई ऐसा सबऑर्डिनेट लॉ नहीं हो सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल्स हैं उनको डिनाई करे या उनके अगेंस्ट हो। अब यहाँ पे बात है सबऑर्डिनेट लॉज और सुप्रीम लॉज, तो तब बात होती है जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ये क्वेश्चन बनता है कि उसमें सुप्रीम लॉ कौन सा होता है और सबऑर्डिनेट लॉ कौन सा होता है। तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी लॉज पास होते हैं पार्लियामेंट के वो सुप्रीम लॉ की हैसियत रखते हैं। और जितने भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहाँ पे लॉज प्रोमलगेट करते हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत बल्कि सुप्रीम लॉ की हैसियत रखते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमें बता दिया कि रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसेस डिफिकल्ट होता है, और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। वो क्यों मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है कि सबसे पहले जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट के लिए बोथ जो हाउस ऑफ कॉमन है और जो सेनेट है वहाँ से उन्हें 2/3 मेजॉरिटी के लिए की रेटिफिकेशन ज़रूरत होती है। और उसके बाद ये चला जाता है स्टेट्स के पास, और फिर 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन ज़रूरी होती है। उसके बाद जाके अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है। और कहा जाता है कि अक्सर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आइन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की जाती है उसका प्रोसेस 2 से 4 साल तक का अर्सा ले लेता है। उसके बाद जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन जब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम आते हैं, अब देखें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बताएं कि रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट है उसका प्रोसेस डिफाइन होता है। और अभी तक पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट का प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट है। और बाज़ औक़ात जब अमेरिका के साथ हम कंपेयर करते हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सेमी रिजिड कहा जाता है। लेकिन जब बात होती है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर के हवाले से देखेंगे कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो पार्लियामेंट्री होते हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट देते हैं जो पार्लियामेंट्री होते हैं। अब देखें कंपेयर करेंगे, फिर पाकिस्तान को कंपेयर करूंगा और अमेरिका के साथ के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब जो पाकिस्तान है यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर अख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? वो जो एमएनएज होते हैं उनमें से एक बंदा होता है। और उसके बाद जो वजीर होते हैं सारे के सारे जो कि प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है वो भी सारे के सारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। इसी तरह जो अख्तियारात हैं वो हमारे पास ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। मीन्स के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा अख्तियारात होते हैं। प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है वो नॉमिनेट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है और वो जो है वो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करता, वो कांग्रेस को आंसरेबल भी नहीं होता, वो कांग्रेस के मेंबर्स में से भी नहीं होता और उसकी जो कैबिनेट होती है वो भी कांग्रेस में से नहीं होती। तो ऐसे जो कैबिनेट होते हैं, ऐसे जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनको प्रेसिडेंशियल कहा जाता है। तो और पार्लियामेंट्री कौन से होते हैं जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर। और ये ऑब्वियस सी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो कौन बनाता है? वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा अख्तियारात होते हैं इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद एक और डिस्ट्रीब्यूशन या एक और डिफिनीशन टाइप्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो होती है फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फिर यूनिटरी।
फेडरल वो होती है जैसे कि फेडरलिज्म से निकला है। तो वो डिफाइन करता है कि कोई किसी भी मुल्क के अंदर को वो फेडरल निज़ाम है या फिर यूनिटरी निज़ाम है। अब फिर हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे देखें पाकिस्तान है, इसके अपने इख्तियारात हैं, इसके पास जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। यहाँ पे एक और चीज हम डिफाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और डेलीगेशन ऑफ पावर में क्या फर्क है। तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें हमारे पास एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, और फेडरल गवर्नमेंट के पास के बाद देखें हमारे पास जो 5 सूबे हैं, और उसके बाद हमारे पास एक स्टेट है। इन स्टेट के अंदर अपनी अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अभी जो सिंध है वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उसके बाद जो हमारे पास बलोचिस्तान है वहाँ पे पीटीआई प्लस जो दूसरी पार्टी है उनकी कॉम्बिनेशन कंबाइंड गवर्नमेंट है। इसी तरह अब पंजाब की बात करें तो वहाँ पर पीटीआई और जो वज़ीर-ए-आला है उनकी कोalition की गवर्नमेंट है। और इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर देखें और गिलगित बल्तिस्तान देखें तो वहाँ पे भी पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो इस और यहाँ पे फेडरल में किसकी गवर्नमेंट है, पीडीएम की गवर्नमेंट है। तो इस तरह जो फेडरल है वहाँ पे और गवर्नमेंट, और जो सूबे हैं उनमें और गवर्नमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट है इसके अख्तियारात कुछ महदूद हैं, और जो बहुत सारे ऐसे अख्तियारात हैं जो कि सूबों के पास हैं। और जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की 18वीं तरमीम है वो सूबों को और भी ज़्यादा ऑटोनॉमस अथॉरिटीज़ बना देती है। और देखें बहुत सारे हमारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि अंडर द हेडशिप ऑफ प्रोविंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब पाकिस्तान है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है पावर्स की। फॉर एग्जांपल के कुछ जो लिस्ट है वो फेडरल के अंडर होती है, कुछ लिस्ट जो है वो प्रोविंस के अंडर होती है। अब देखें यहाँ पर अगर हम आर्मी देखें, मिलिट्री देखें, डिफेंस देखें, ये सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। इसी तरह हम रेवेन्यू सिस्टम देखें, रेलवे सिस्टम देखें, हम इसके बाद पोस्ट ऑफिस का सिस्टम देखें, बैंकिंग सिस्टम देखें, ये करेंसी सिस्टम देखें, ये सारा का सारा किसके पास है, ये फेडरल के पास है। और उसके बाद देखें एजुकेशन देखें, हेल्थ देखें, एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट देखें, और ये सारे डिपार्टमेंट किसके अंडर हैं, ये प्रोविंस के अंदर हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट प्रोविंसेस के पास होते हैं, वहां पे जो हायर अथॉरिटी होती है वो प्रोविंसेस की होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है, और जो कुछ यहाँ पे पावर्स होती हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की होती हैं। अब ये तो था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। अब आते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, प्रोविंसेस की गवर्नमेंट नहीं होती वहां पे। जहां पे जो है वो फेडरल सिस्टम होता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती हैं, और जहां पे यूनिटरी सिस्टम होता है वहां पे डेलीगेशन ऑफ पावर होती है। डेलीगेशन ऑफ पावर से मुराद क्या है कि जी भाई अब देखें, फॉर एग्जांपल हम किसी को गाड़ी देते हैं, हम कहते हैं जी भाई तुम गाड़ी चलाओ, लेकिन हम किसी भी वक्त इसको वापस ले सकते हैं और इसको ठीक तरीके से यूज करना। डेलीगेशन ऑफ पावर ये चीज है कि जब हम पावर डेलीगेट करते हैं तो जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को डेलीगेट करती है सब ऑर्डिनेट्स में, और ये जो सब ऑर्डिनेट्स हैं जिनके पास पावर डेलीगेटेड होती है, जो उनके पास अथॉरिटी डेलीगेटेड होती है, ये फेडरल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट होते हैं। और जो यूनिटरी गवर्नमेंट, जो यूनिट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो जब चाहे इनसे डेलीगेटेड पावर्स वापस ले सकती है, इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, उनको चेंज कर सकती है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में क्या होता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके जो पावर्स अथॉरिटीज हैं उनमें से जो चीजें इनकी जुरिस्डिक्शन में आती हैं वो जो है फेडरल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं होते, उनकी अपनी असेंबली होती है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे अब एग्जांपल देखें तो जो अमेरिका है वो फेडरल सिस्टम है, और जो पाकिस्तान है इसमें भी फेडरल सिस्टम है। अब देखें पाकिस्तान अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो जब बना था तो सबसे पहले 13 स्टेट्स थी जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और एक फेडरलिज्म बनाई थी। उसके मकासद क्या थे ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात करें तो देखें यहाँ पे 5 सूबे हैं और उसके बाद हमारे पास एक स्टेट है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और ये सारी मिलकर हमारे पास एक फेडरल स्टेट बनाती हैं। और यहाँ पे जब यूके की बात करें तो वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है।
अब देखें यहां पर जब बात करेंगे यूके की, तो यूके के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनकी अपनी करेंसी है, जिनके अपने झंडे हैं। फॉर एग्जांपल स्कॉटलैंड। तो ये पावर्स अब पूछा जा सकता है कि जी भाई ये जो ऑटोनॉमस रीजन है यूके के, तो ये किस तरीके की यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो बात ये है कि कुछ रीजंस की बना पर, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बना पर जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट है उसने ये पावर्स डेलीगेट की हुई है स्कॉटलैंड को कि वो अपना झंडा बना सकते हैं या अपना झंडा शो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर यूके चाहे तो उन डेलीगेटेड पावर्स को वापस भी ले सकता है। तो ये डिफरेंस था हमारे पास यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसके बाद जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अभी तक हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स डिफाइन की हैं या डिस्कस की हैं उसमें थी हमारे पास, देखें सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, फिर हमने देखा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, और उसके बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फिर हमने देखा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फिर हमने देखा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये तो सारा इंट्रोडक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अब हम आते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, जो कि हमारा मेन पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक है, जो हम लेक्चर सीरीज अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इसमें हम पाकिस्तान के अफेयर्स के सारे टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पाकिस्तान के करंट इश्यूज होंगे, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है वो होगा, पाकिस्तान में जो अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इन्फ्लेशन है, जो टेररिज्म है, जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं, जो वाटर स्केर्सिटी है, जो फ्लड्स है, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ जहाँ पे लेकनेस है, और जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो रिलेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ये हम अपनी लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जो पाकिस्तान का करंट अफेयर है उसको भी कवर करेगा, और जो पाकिस्तान के पाकिस्तान अफेयर्स हैं ये भी हम कवर करेंगे। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम आते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जो हमने टाइप्स बताई थी, सबसे पहले रिटन और अनरिटन। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 270 आर्टिकल्स हैं, और इसी तरह अनरिटन नहीं है ये। फिर रिजिड और फ्लेक्सिबल की बात की थी, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट का एक प्रोसेस है वो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होगी। वो भी हम बता देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो ये है कि पाकिस्तान में 2 हाउसेज हैं, बाइकैमरल। ओके, इसके बाद देखें एक और बात निकल गई कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बाइकैमरल होते हैं, बाइकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देते हैं, और कुछ जो होते हैं वो यूनिकैमरल होते हैं। यूनिकैमरल वो होते हैं कि जिनमें सिंगल पार्लियामेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें ज्यादातर यूनिकैमरल होता है, जबकि जो बाइकैमरल होता है उसमें 2 असेंबलीज होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर 2 असेंबलीज हैं, जिसमें एक पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली जिसे कहा जाता है, और दूसरा हमारे पास अपर हाउस है जिसे सेनेट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखें जो पाकिस्तान के अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो बोथ द हाउसेस से स्टार्ट हो सकता है, वो पार्लियामेंट से भी हो सकता है, वो प्रोसेस जो है वो सेनेट से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जिस सेनेट से भी, जिस हाउस से भी स्टार्ट होगा उसकी 2/3 मेजॉरिटी की रेटिफिकेशन उसके पास करने की जरूरी है। जब एक हाउस से, किसी भी हाउस से जब एक अमेंडमेंट बिल जो है वो पास होता है 2/3 रेटिफिकेशन के साथ, तो वो नेक्स्ट हाउस में चला जाता है। अब जो नेक्स्ट हाउस है तो वहां पे उसमें अगर जूं का तू वहीं पे रेटिफिकेशन हो जाती है, 2/3 मेजॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट की सिग्नेचर्स के बाद अमेंडमेंट हो जाएगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर वहां पे जो नेक्स्ट हाउस है वो वहां पे बिल तो पास करता है लेकिन कुछ अमेंडमेंट उसमें कर लेता है या सारे का सारा चेंज कर देता है, तो प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले वो जो बिल है वो दोबारा वापस आएगा अपने ओरिजिनल हाउस में जहां से उस बिल को स्टार्ट किया गया था,
उस अमेंडमेंट पे जो कि दूसरे हाउस ने की, फिर एक दफा रेटिफिकेशन होगी, और उसके बाद अगर अमेंडमेंट ना हुई तो ये बिल जो है वो चला जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जब उसको साइन करेंगे तो ये बिल जो है कानून बन जाएगा, और हमारी कानून जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें अमेंडमेंट हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी, वो हर्डल्स कैसे आई, और फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद जो है वो पेश किया गया। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो बताते चलेंगे 23 मार्च 1956 में जो प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा थे उन्होंने प्रमलगेट किया। और फिर उसके बाद जो 7 अक्टूबर 1958 को ठीक 2 से 2.5 साल बाद खुद सिकंदर मिर्जा ने वहां पर उस जो असम्बलीज को डिसॉल्व कर दिया, और जो वहां पे था कॉन्स्टिट्यूशन था उसे डिसॉल्व कर दिया, असम्बलीज को डिसॉल्व कर दिया, और अयूब खान को इनवाइट किया कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाएं, तो वहां पे पहला मार्शल लॉ लग गया। और फिर देखें उसके बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कौन देता है 1962 में, जो कि प्रोमलगेट होता है 14 अगस्त 1962 में। आई थिंक ये डेट आगे पीछे है लेकिन 62 में। और ये जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसने प्रेजेंट किया? ये प्रेजेंट किया उस अयूब खान ने, जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई गई। उसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आता है जी। उसके बाद फिर मिलिट्री रूल होता है 1971 तक। 71 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है वो फिर स्टार्ट होता है, और 1973 में पाकिस्तान को तीसरा आइन मिलता है, और अभी तक जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे मुल्क में का हिस्सा है, और हमारे जो मुल्क का तमाम निज़ाम है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा है। तो हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना एप्लीकेबल है, या उसमें कहाँ पे अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रांग बनाया। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो पॉलिटिकल एवेल्युएशन फ्रॉम 1947 टू 1956। 1947 से लेकर 1956 तक जो पॉलिटिकल एवेल्युएशन हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के प्रोसेस हुआ था, और जितनी भी वहाँ पे रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, बेसिक प्रिंसिपल की फर्स्ट रिपोर्ट थी, बेसिक प्रिंसिपल की सेकंड रिपोर्ट थी, बोगरा फार्मूला था, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।